सभी हमारे भावी शिक्षक का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हक आपका। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि विभागीय खाते क्या होते हैं और कौन-कौन से इनकी विशेषताएं होती हैं और साथ में हमने देखी थी इसकी अकाउंटिंग। और जब हम अकाउंटिंग कर रहे थे तो अकाउंटिंग करते हुए कुछ पॉइंट्स हमारे बच गए थे। उन पॉइंट्स को हम आज डिस्कस करेंगे और ना केवल आज हम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो बचे हुए हैं हमारे इसमें, साथ में हम इस जो टॉपिक है हमारा ये विभागीय खाते, इससे कितनी तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब भी हम यहाँ आज डिस्कस करने वाले हैं। कहने का मीन्स ये है कि आज हम इस विभागीय खाते को पूरी तरह से समाप्त करने वाले हैं। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू, यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुरू करते हैं आज की क्लास को और सबसे पहले समझ लेते हैं आखिर अप्राप्य लाभ का संचय होता क्या है। देखिए, जब एक विभाग से बात करते हैं विभाग की, जब एक विभाग से दूसरे विभाग को माल हस्तांतरित किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, तो होता क्या है, कभी कभी जो लागत होती है उस लागत में में लाभ जोड़कर हस्तांतरित किया जाता है। कहने का मतलब ये है, अगर वो गुड्स जिसको हम भेज रहे हैं, एक विभाग है आपका डिपार्टमेंट ए, एक है आपका डिपार्टमेंट बी, तो कभी कभी ये जो डिपार्टमेंट बी को ट्रांसफर करता है गुड्स, तो ये अपने जो लागत है इसकी, जो इसकी कॉस्ट है, लागत है, उसमें अपना लाभ भी ऐड करके तब किसको देगा, तो ये बी को देता है। तो यही बात यहाँ पर है, जब एक विभाग से दूसरे विभाग को माल का हस्तांतरण किया जाता है तो लागत में लाभ जोड़कर हस्तांतरित किया जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो हस्तांतरित करने वाला विभाग है, अगर इसी को सीधा बाजार में बेचता तो भी इसे क्या होता, तो भी इसे लाभ मिलता। भाई अगर ये बाजार में बेचेगा ए, अगर ये विभाग जो ए है, अगर ये ए विभाग इसे मार्केट में बेचता तो भी तो इसे लाभ प्लस लागत प्लस लाभ पर बेचता, तो ये क्या हो जाता है, इसका बिक्री मूल्य और इस पर इसको लाभ होता। तो ये अब यहाँ बेच रहा है किसको, अपने दूसरे, बेच रहा मतलब ट्रांसफर कर रहा है, तो उसे भी लाभ को जोड़कर ही ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है। अब जो दूसरा विभाग है जो इस गुड्स को ले रहा है, अगर वह इसे न लेकर बाजार से भी क्रय करेगा तो भाई बाजार से भी कोई ऐसा तो है नहीं उतने में ही दे देगा जितने में बनाया है, उसे वहां भी तो लाभ जुड़ा हुआ मिलेगा। तो बी के लिए तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि बी इसे चाहे अपने विभाग से ले किसी दूसरे या फिर बाजार से ले, जो भी इसको बेचेगा बी को, वो अपना लाभ जोड़कर ही देगा। तो इससे क्या होता है, इससे क्या फर्क पड़ता है, जब लाभ जुड़ा हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में ये होता है कि जो लाभ जोड़कर माल हमने हस्तांतरित किया है तो उसमें अगर माल अविकृत होता है, अविकृत मतलब अंतिम रहतिया बचता है, अगर माल बिचने बिकने से बच जाता है, किसके पास बचेगा, बी के पास। तो यहाँ पर ये दो तरह का माल होगा। दो तरह का क्या होगा अंतिम रहतियों में, एक तो वह होगा जो अपना माल है, माल का रहतिया तथा दूसरे विभाग से प्राप्त किया हुआ रहतिया। एक तो होगा अपने विभाग का जो हमारा था, एक तो वह रहतिया होगा, और एक क्या होगा जो खरीदा था। भाई समझो बात को, क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए बी की बात हो रही थी, बी के पास रुपीज 10,000 का तो था ही गुड्स, और इसने रुपीज 20,000 का ए से मांग लिया। तो अगर अब माल दोनों एक जगह हो गए, अब हम इस माल को बेचते हैं, तो इसमें से क्या होगा, अगर 15,000 का माल बच जाता है तो इस 15,000 में दोनों दोनों तरह का है, जो खरीदा है दूसरे डिपार्टमेंट से वो भी, जो दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट से लिया है, और जो अपना माल है वो भी। तो इसमें दोनों तरह का माल हो जाता है। अब ये जो दोनों तरह का इसमें माल हो जाता है, इसको हमें ये देखना होता है कि आखिर इसके लिए एक अलग से एक संचय बनाया जाता है। ठीक है। देखिए देखिए इसको, जब एक विभाग के अंतिम रहतियों में ऐसा माल शामिल हो जो दूसरे विभाग से विक्रय पर आया है, विक्रय मूल्य पर आया है, क्रय मूल्य पर नहीं, विक्रय मूल्य पर आया लाभ जोड़कर, इस रहतियों में से लाभ का भाग अलग करके एक संचय बनाया जाता है। कौन सा भाग अलग करेंगे, लाभ का भाग अलग करेंगे, और इस भाग को अलग करके क्या बना लेंगे,
एक संचय बना लेंगे, एक रिजर्व बना लेंगे। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है रहतिया संचय। क्या कहा जाता है, रहतिया संचय। ये कौन सा है रहतिया संचय? भाई देखिए, अगर हमने ए से खरीदा था, बी ने, बी विभाग ने ए विभाग से खरीदा था, और ए विभाग ने क्या किया, 10,000 प्लस प्रॉफिट जोड़कर, 2,000 का प्रॉफिट जोड़कर, तो 12,000 रुपए का बेचा किसको, बी को, 12,000 रुपए का दिया। तो ये जो माल आया है, अगर ये बच जाता है, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट अलग करनी पड़ेगी, और इसका लाभ, प्रॉफिट अलग करना पड़ेगा। और इस प्रॉफिट से हम क्या बना लेंगे, रहतिया संचय बना लेंगे। ठीक है, अब ये रहतिया संचय जो होता है, सामान्य लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। आपने देखा होगा, वहां पर एक लिखा हुआ था, आ, एक आपका, जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसका मैंने आपको दिखाया था, तो उसमें ट्रांसफर भी दिया हुआ था, तो वो यही था। ठीक है, उसमें दिया था रहतिया संचय दिया हुआ था, तो ये रहतिया संचय यही था। ठीक है, इसी संचय को अप्राप्य लाभ संचय भी कहा जाता है, क्योंकि ये लाभ प्राप्त थोड़ी ना हुआ जब माल बिका ही नहीं है। माल जब बच गया हमारे पास, तो क्या ये फिर हमारा लाभ हुआ? लाभ तो तभी होता ना, लाभ तो तभी प्राप्त होता अगर ये बिक जाता। अब ये बिका है नहीं, तो ये लाभ नहीं है। तो इसलिए इसको हम क्या कह देते हैं, अप्राप्य लाभ, यानी कि हमें लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। तो आपको याद रखना है, अप्राप्य लाभ संचय हो चाहे रहतिया संचय हो, इसको याद रखना है। ये क्या होता है, जब गुड्स दूसरे डिपार्टमेंट से खरीदा जाता है, वो भी बिक्री मूल्य पर, उसमें से प्रॉफिट को अलग कर लेते हैं, और जो प्रॉफिट अलग हुआ है, उस प्रॉफिट से जो हम संचय बनाते हैं, उस संचय को ही हम क्या कहते हैं, अप्राप्य लाभ संचय या रहतिया संचय उसको हम कहते हैं। और लाभ हानि खाते के उसको डेबिट पक्ष में हम लिख देते हैं। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे आप? तो उसके लिए देखिए फॉर्मूला भी है। आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। क्या फॉर्मूला यूज करना है आपको? देखिए, रहतिया संचय निकालना है हमें। क्या निकालना है हमें? रहतिया संचय निकालना है हमें। और रहतिया संचय कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? हस्तांतरित करने वाले विभाग का जो सकल लाभ है, जो प्रॉफिट है, उसका प्रॉफिट लेंगे, जिसने हमें माल भेजा है उसका प्रॉफिट, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे उसी विभाग से हस्तांतरित रहतियां, जो रहतियां आई हैं उससे उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और डिवाइड किससे करेंगे, जो विभाग की बिक्री है प्लस हस्तांतरित रहतियां, जो रहतियां हस्तांतरित हुई हैं, तो इसके इसके टोटल से जब डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका रहतियां संचय बन जाएगा। तो आपको ये याद रखना है, रहतिया संचय बनाने के लिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि आरंभिक, जो आरंभिक मतलब प्रारंभिक रहतियां भी बड़ी कीमत पर हों, तो इस प्रकार संचय जो बनाएंगे हम, वह वर्ष के, गत वर्ष के मतलब पिछले वर्ष के लाभ के प्रतिशत के आधार पर निकालते हैं। ये भी याद रखना है। अगर आरंभिक रहतियां हैं बढ़ी हुई, बढ़े हुए मूल्य पर आरंभिक रहतियां हैं, प्रारंभिक रहतियां हैं, ओपनिंग स्टॉक है, तो उसको किस पर कैलकुलेट करते हैं, गत वर्ष के, गत वर्ष के लाभ के प्रतिशत के आधार पर उसको करते हैं। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आपका यदि बड़ी कीमत पर क्या होती है, प्रारंभिक या आरंभिक रहतियां होती हैं, फिर हम इसको क्या करते हैं, गत वर्ष के लाभ के प्रतिशत के आधार पर हम इसको निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद निम्न लेखा किया जाता है। क्या लेखा किया जाता है इसके बाद, इस वर्ष का जो अंतिम रहतियों का संचय है, इस वर्ष के प्रारंभिक रहतियों के संचय से जितना भी अधिक होता है, उसे हम लाभ हानि खाते के कहा लिख देते हैं, डेबिट पक्ष में लिख देते हैं। मतलब अंतिम रहतियों का संचय इस वर्ष के प्रारंभिक रहतियों के संचय से जितना अधिक है, कौन सा अधिक है, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्या है, क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है, किससे ज्यादा है, ओपनिंग इन्वेंट्री से। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से जितना भी ज्यादा है, उसको हम क्या कर देते हैं, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है हमारा, उसके डेबिट साइड में लिख देते हैं, उसकी डेबिट साइड में लिख देते हैं। दूसरी बात, इस वर्ष का जो प्रारंभिक रहतियों का संचय इस वर्ष के अंतिम रहतियों के संचय से जितना अधिक होगा, यहाँ पर कौन सा है,
अब कौन सा आ गया यहाँ, अब उल्टा हो गया। अब की बार है जो ओपनिंग इन्वेंट्री है, अब की बार ओपनिंग इन्वेंट्री ज्यादा है किससे, क्लोजिंग इन्वेंट्री से। इसको आप कहां पर लिखेंगे, लिखोगे तो वहीं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बट अब की बार पक्ष मतलब साइड चेंज हो जाएगी। अब की बार जो आप इसको लिखोगे वो लिखोगे क्रेडिट साइड में। ठीक है, इसको कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड में। ठीक है, ये दोनों बात आपको याद रखनी है। ये हो गई हमारी जो हमारा लाभ संचय होता है कहाँ से बनता है और क्यों बनता है। जब पहला डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को या दूसरा तीसरे डिपार्टमेंट को बिक्री मूल्य पर बेचता है माल को, तो जितना उसका बिक्री मूल्य लाभ है उसमें से अगर हम लाभ को अलग करके संचय बनाते हैं तो वो लाभ संचय संचय होता है। ठीक है, और अब आगे देखते हैं कि समरी, देखिए सारांश में इसकी बातें यहाँ सारांश में भी क्या बताई गई हैं आप इनको पढ़ सकते हैं। वही बातें हैं जो हम आपको बता चुके हैं इस चैप्टर में। तो ये तो बात हुई किसकी, इनकी, कि किस तरह से हम लाभ संचय बनाते हैं। अब देख लेते हैं कि हमने कितना सीखा, और इसके लिए एक हम हेडिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, आ देखिए जरा किसमें कितना है दम। तो यहाँ पर बात होगी दम देखने की, मतलब आपने कितना सीखा है यही पता चल जाएगा, आपने समय ही वेस्ट किया है या फिर कुछ सीखा भी है। तो चलते हैं, हमारा टेस्ट होगा और टेस्ट में पता चलाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर देने की कोशिश करें। व्यय, व्यय जो विभाग को विभाजित नहीं किया जाता, एक ऐसा व्यय, एक ऐसा खर्चा जो सभी विभागों को अलग अलग विभाजित नहीं किया जाता, तो उसको तुलन पत्र में दिखाते हैं। तुलन पत्र मतलब बैलेंस शीट। तुलन पत्र में बैलेंस शीट में दिखाते हैं उसको, व्यापार खाता ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, पीएनएल अकाउंट में दिखाते हैं, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस विनियोग खाते में दिखाते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, देखिए इसको दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये यहीं पर ही दिखाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कौन सा दिखाया जाता है, जिसको हम क्या करते हैं, जो अलग अलग विभागों में बांटा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब माल का, जब, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देखते हैं हम, जब जब माल एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरित किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, अंतर विभागीय स्थानांतरण, बाहरी विभागीय स्थानांतरण, स्थानांतरण नहीं कहा जाता, ये नियमित स्थानांतरण कहा जाता है। तो इसको इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर कहा जाता है, एक्सटर्नल डिपार्टमेंटल ट्रांसफर किया जाता है, या इसको ट्रांसफर नो ट्रांसफर होता है, या ये फिर रूटीन ट्रांसफर होता है। तो सही आंसर होगा आपका इंटर डिपार्टमेंटल, इंटर डिपार्टमेंट, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर इसको कहा जाता है। एक्सटर्नल नहीं कहा जाता, ये क्या हो रहा है, इंटर हो रहा है, अंतर विभागीय हो रहा है, विभागों के अंतर हो रहा है। तो सही आंसर आपका फर्स्ट हो गया, अंतर विभागीय स्थानांतरण कहा जाता है। आगे देखते हैं। जब माल एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरित किया जाता है तो माल का स्थानांतरित करने वाला विभाग क्या होना चाहिए, नामे होना चाहिए, नामे मतलब डेबिट होना चाहिए, या आपका श्रेय होना चाहिए मतलब क्रेडिट होना चाहिए, या फिर आपका जोड़ा गया ऐड होना चाहिए, या फिर घटाया गया डिडक्ट होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो सही होगा आपका क्रेडिट से। क्या होता है, क्रेडिट होता है, क्या होता है, क्रेडिट। और क्रेडिट को क्या बोलते हैं, जमा भी कह देते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में, जमा, नाम में डेबिट और जमा क्रेडिट। देखिए आपको ये तो पता ही है, जिस पर्सन को हम माल देते हैं उसको हम डेबिट करते हैं, और जो पर्सन देता है वो देने वाला क्या होता है, क्रेडिट। तो ऐसे ही यहाँ जो भाग, जो विभाग, जो डिपार्टमेंट माल को भेज रहा है तो वो तो क्रेडिट ही होगा, नो प्रॉब्लम। क्या है ना, एक माल विभाग दूसरे विभाग में स्थानांतरित करता है तो माल को स्थानांतरित करने वाला, माल भेजने वाला, तो वो तो गिवर हुआ ना। अकॉर्डिंग टू हमारे जो अकाउंटिंग रूल है वो क्या कहता है कि गिवर को हम क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब माल एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरित किया जाता है तो माल स्थानांतरित करने वाले विभाग को क्रेडिट किया जाना चाहिए और माल प्राप्त करने वाले विभाग को डेबिट किया जाना चाहिए, नामे किया जाना चाहिए। सिंपल है ये, आप बता दोगे। विभागीय खाते के व्यय जैसे निदेशक शुल्क, ब्याज को हस्तांतरित किया जाता है। देखिए एक्सपेंस जो होते हैं आपके, जैसे
इंटर डिपार्टमेंटल इन डिपार्टमेंटल अकाउंट सच एज डायरेक्टर्स फी, जो डायरेक्टर्स की फी होती है। इंटरेस्ट जो होता है इसको कहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है? तुलन पत्र में, व्यापार खाता में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस विनियोग अकाउंट में। तो ये किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, मतलब जनरल अकाउंट में। मतलब ये सभी के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन इसका सी सही होगा। विभागीय लेखांकन एक व्यवसायिक फर्म को एक लाभ अधिकतम करने में सक्षम बनाता है। हानि सक्षम करने में, हानि को क्या बनाता है? हानि को, ये ए है। क्या है ये? ए होगा। इसको ए कर लेते हैं, एक नहीं ए होगा। ठीक है, इसको कर लेते हैं हम अपना ए कर लेते हैं, ए यहाँ पर सही होगा। ठीक है, और इसको कर देते हैं ब्रैकेट में क्लोज। तो लाभ के लिए विभागीय एक व्यापारिक फर्म को, जो विभागीय लेखांकन है उसके क्या बेनिफिट है? वो उस फर्म को क्या करता है? अधिकतम लाभ लेने के लिए सक्षम करेगा, या अधिकतम हानि लेने के लिए सक्षम किए करेगा, या नगद के लिए करेगा, या संपत्ति के। तो देखिए, जो भी लेखांकन होता है उसका काम पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव मतलब बिजनेस को आगे बढ़ाना होता है। तो लाभ की बात यहाँ पर सीधा आंसर है, लाभ की बात। लाभ क्या हो जाएगा? वो लाभ बढ़ाने के लिए उसको सक्षम बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी विभागीय लेखा प्रणाली का उपयोग करने की सबसे अधिक संभावना रखती है? तो बताइए, विभागीय खाते कौन सी कंपनी बनाएगी? एक छोटी सी कंपनी, केवल एक उत्पाद श्रृंखला वाली एक मध्य आकार की कंपनी, एक कंपनी जो कंप्यूटर पर अपने वित्तीय विवरणों का हिसाब नहीं रखती, या कई खंडों और प्रभागों वाली एक बड़ी कंपनी। तो जो कई खंडों में बनी होती है कंपनी, जो कई खंडों में बनी होती है, वो कंपनी विभागीय अकाउंट बनाती है। किसी फर्म के लिए विभागीय लाभ हानि खाता तैयार करने का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य क्या होता है? भाई आप एक बात बताइए, आप अपनी अकाउंटिंग क्यों करते हैं? और वो भी विभागों की। तो विभागों की क्यों अकाउंटिंग कर रहे हो आप? सापेक्ष वित्तीय प्रदर्शन करने के लिए। सापेक्ष मतलब रिलेटिवली। रिलेटिवली मतलब अगर हम बी का प्रदर्शन देखें कि बी का कैसा प्रदर्शन है, तो हमें बी का नहीं देखना, हमें ये देखना है बी का ए की तुलना में कैसा प्रदर्शन है। ए डिपार्टमेंट ज्यादा अच्छा है तो बी डिपार्टमेंट ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं? यहाँ पर हम देखते हैं सापेक्ष वित्तीय प्रदर्शन, रिलेटिव फिनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं हम दूसरे से रिलेट करके। या तो ए को बी से रिलेट कर रहे हैं, या बी को सी से रिलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विभागीय व्यापार और लाभ हानि खाता तैयार करते समय विभागों के बीच व्यय जो होते हैं उनका आवंटित का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है? तो सबसे अच्छा तरीका होता है उनका प्रत्येक विभाग पर उन लागतों को आरोपित करना जो उसके नियंत्रण में होती हैं। उनको ही इसमें क्या करना है? हमें विभाग में उनको ही आरोपित करना है, मतलब उनको ही चार्ज करना है। कौन सो को चार्ज करना है? जो डिपार्टमेंट में, जो कोर्स डिपार्टमेंट से संबंधित होती हैं, जिनको वो कंट्रोल करता है। किराए के खर्च के लिए किस आवंटन पद्धति का उपयोग किया जाता है? विच एलोकेशन मेथड शुड बी यूज्ड फॉर रेंट एक्सपेंसिव? अब आप बताइए, अगर आपको रेंट बांटना है, ए डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट, सी डिपार्टमेंट, डी डिपार्टमेंट, अब आप इनको रेंट कैसे बांटोगे? सेल्स के आधार पर, परचेज के आधार पर, फ्लोर स्पेस के आधार पर, या नंबर ऑफ वर्कर्स के आधार पर? तो इसको बांटा जाता है भाई, जिसका जितना फ्लोर है, जिसने जितना एरिया ले रखा है, जिसने जितना क्षेत्रफल ले रखा है, जितने जिसका क्षेत्र है या फर्श क्षेत्र है, तो उसके आधार पर हम किराया उस डिपार्टमेंट से उतना ही लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट है आपका, कैंटीन व्यय के लिए आवंटन पद्धति का उपयोग किया जाना चाहिए। अब बताइए, जो कैंटीन है, आपको ए बी सी डी इन डिपार्टमेंट के अनुसार बांटना कैंटीन का खर्च। तो आप उसको बिक्री के आधार पर बांटेंगे, खरीद के आधार पर, फर क्षेत्र के, या कर्मचारियों की संख्या। तो देखिए, यहाँ देखेंगे जिसमें जितने कर्मचारी, यहाँ 10 कर्मचारी है तो ज्यादा कंजप्शन करेंगे। चलो एक बात मान लेते हैं चाय पीने की, तो 10 यहाँ पर 10 चाय रोज चाहिए। यहाँ 20 है पर कर्मचारी, तो यहाँ 20 चाय रोज चाहिए। यहाँ 30 चाय रोज चाहिए। यहाँ 60, यहाँ पर 60 कर्मचारी है तो 60 चाय रोज चाहिए। तो यहाँ कर्मचारियों की संख्या के आधार पर हम कैंटीन व्यय को देख लेते हैं। तो कर्मचारियों की संख्या यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर्स करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। जिन व्ययों का विभाग में विभाजित नहीं किया जाता
भाई कुछ भी ऐसे होते हैं, उन्हें ए बी सी डी को अलग अलग नहीं बांट सकते कि ए का इतना हो गया, बी का इतना व्यय होगा, सी का इतना, डी का इतना। तो ऐसे व्ययों को क्या करते हो आप? तो उनको क्या करते हो? लाभ हानि खाते में कर देते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर। विभागीय लेखांकन की सुविधा, तो ये व्यापारिक परिणामों की तुलना करने में होती है। व्यापारिक परिणामों की तुलना होती है इससे, विभागीय लेखांकन की सुविधा से, या बुद्धिमानी योजना और नियंत्रण होता है, या विभागीय प्रदर्शन का मूल्यांकन होता है, या फिर ये सभी होते हैं। तो ये सभी उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है क्या? एक तो व्यापारिक परिणामों की तुलना हो जाती है कि ए बी से कितना अच्छा कितना बेकार है, और बुद्धि योजना और नियंत्रण में भी अच्छा उपयोग हो जाता है, और उनका विभाग अलग अलग विभाग का प्रदर्शन का भी मूल्यांकन हो जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विभागीय निम्नलिखित में से सहायता करता है। विभागीय लेखांकन जो है आपका, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग जो है, किसमें हेल्प करती है? प्रत्येक विभाग के व्यापारिक और परिणाम को अलग अलग मूल्यांकन करने में, या प्रत्येक विभाग पर प्रभावी नियोजन और नियंत्रण करने के लिए, या फिर दोनों। तो देखिए, चाहे आप नियोजन नियंत्रण करना चाहें, चाहे आप मूल्यांकन करना चाहे, ये सभी काम किससे हो जाते हैं? डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग से हो जाते हैं। ऑप्शन आपका सी सही होगा। विक्रय कमीशन व्यय विभाग के बीच निम्न अनुपात में विभाजित किए जाते हैं। तो यहाँ है विक्रय क्या? विक्रय का जो कमीशन है, तो उन्हें विभाग में आप कैसे बांटेंगे? प्रत्येक विभाग के द्वारा रखे गए औसत स्टॉक के अनुसार, प्रत्येक विभाग द्वारा बेची गई इकाइयों की संख्या के अनुसार, प्रत्येक विभाग की बिक्री के अनुसार, या फिर एकल विभाग की बिक्री के अनुसार। तो इसमें हमें देखना है कि हम किसके अनुसार इसको बांटते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा आपका? यहां पर हम देखेंगे प्रत्येक विभाग की बिक्री के अनुसार, जितना जो जिसकी बिक्री होगी उतना वो कमीशन देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए, और ये आपका फॉर्मूला भी क्लियर करेगा। यदि विभाग ए ने लागत से 50% अधिक मूल्य पर विभाग बी को माल हस्तांतरित किया, तो विभागीय बी 9,000 के बिना बिके स्टॉक के रिजर्व की राशि क्या होगी? 9,000 रुपए का माल है, तो इसकी राशि ये पूछ रहा है क्या होगी। ठीक है, इसकी राशि क्या होगी? तो इसके लिए आपको फॉर्मूला क्या लगाना है अपना? वही फॉर्मूला लगाना है। आपको देखना है, क्या देखना है? रिजर्व की राशि। ठीक है, क्या देखना है आपको? रिजर्व देखना है, रिजर्व क्या होगा। तो रिजर्व देखते हैं। ठीक है, रिजर्व में क्या आएगा आपका? रिजर्व में आप देखेंगे ए के लागत से, ए के लागत से 50% अधिक लाभ। तो आपका फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था कि आपका जो लाभ होता है, तो यहाँ पर लाभ कितना है? 50%। तो 50 लिख देंगे इंटू जो माल आया है वो कितने का है, जो बिक्री है वो कितनी हुई थी? 9,000 रुपए की। अपॉन नीचे क्या लिखते थे? नीचे लिखा जाता था आपका 100। 100 तो है आपकी कॉस्ट, और प्लस 50 इसमें आप लेते थे लाभ, मतलब 150। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। आप 50 से इसको डिवाइड करेंगे तो 50 थ्री जा 150, 150 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 थ्री जा, तो यह कितना आ जाएगा आपका? 3,000 करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो रिजर्व की राशि होगी वो 3,000 होगी, किसमें से? 900 में। तो 9,000 में 3,000 जो है वो रिजर्व की राशि है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। याद रखना है आपको, लाभ ऊपर लिखते हैं, लाभ ऊपर लिखेंगे आप, इनटू जो बिक्री है उसको लिखेंगे आप, और अपोन में लिख लेंगे आप 100 प्लस लाभ। 100 प्लस लाभ या बिक्री, इसको क्या कह सकते हैं? बिक्री प्लस लाभ भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिसंपत्ति पर मूल्यह्रास विभिन्न विभागों के बीच निम्न परिसंपत्ति और मूल्यह्रास, किसकी बात हो रही है? मूल्यह्रास की बात हो रही है। प्रत्येक विभाग की परिसंपत्तियों के मूल्य पर, प्रत्येक विभाग की खरीद पर, प्रत्येक विभाग की बिक्री पर, या केवल एक ही विभाग की बिक्री पर। तो किसके आधार पर आप मूल्यह्रास लगाएंगे? तो देखो, जिसपे जितनी संपत्ति है, जिसपे जितनी परिसंपत्ति है, जिसके पास जितनी संपत्ति है, उसी हिसाब से उससे क्या लेंगे हम? उसी हिसाब से उससे ह्रास लेंगे। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जिसके पास ज्यादा संपत्ति है उस पर ज्यादा ह्रास लगेगा, कम संपत्ति है उस पर कम ह्रास लगेगा। ह्रास मीन्स डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किराया का व्यय, किराए का व्यय है, तो किराए का व्यय तो अभी देखा था किसके आधार पर करेंगे? तो उसमें हम किराए का व्यय किसके आधार पर करेंगे? एक्सपेंस ऑफ रेंट,
तो किस पे देखेंगे? प्रत्येक विभाग की बिक्री के आधार पर या प्रत्येक विभाग के द्वारा अधिकृत क्षेत्रफल। देखिए क्वेश्चन तो वही था, लेकिन यहाँ आपको आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करके दिया हुआ है। तो आपको बिक्री में कंफ्यूज नहीं होना है। आप केवल क्या देखेंगे? किसका कितना क्षेत्रफल है। तो प्रत्येक विभाग का आप क्षेत्रफल ही देखेंगे किराए के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब अंतर विभागीय हस्तांतरण में लाभ जोड़ा जाता है, तो वर्ष के अंत में अंतिम खाते तैयार करने से पहले समापन स्टॉक में शामिल अंडर लिस्टेड लाभ की गणना इस प्रकार की जाती है। किस प्रकार की जाती है? उपयुक्त स्टॉक रिजर्व बनाने के लिए की जाती है, या फिर संयुक्त लाभ और हानि खाते को डेबिट करना। तो क्या किया जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका सी, मतलब स्टॉक रिजर्व बनाने के लिए भी और संयुक्त लाभ और हानि खाते में डेबिट करने के लिए भी इसकी गणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब वस्तु और सेवाओं का प्रभार एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग को इस आधार पर किया जा सकता है। तो आप एक विभाग से जो वस्तु माल है वो दूसरे विभाग को किसके आधार पर भेजेंगे? बाजार मूल्य के आधार पर भेजेंगे। लागत प्लस सहमति प्रतिशत लाभ के लाभ के लाभ मतलब लागत प्लस लाभ के मूल्य पर भेजेंगे, इन दोनों के पे भेजेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने फॉर्मूला लगाया था और वो बोल रहा था कि इसमें क्या है, बाजार मूल्य पर भी भेज सकते हैं। ए बी को बाजार मूल्य पर भी लाभ माल दे सकता है और आपके कॉस्ट पर भी माल लागत पर भी दे सकता है। तो यहाँ पर आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये क्लास कितनी हेल्पफुल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।